नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल की तैयारी में, जहां पर हम आप बाजार के आज की चाल तो बताते हैं, साथ ही कल के लिए आपको किस तरह से तैयार रहना है, कल की रणनीति क्या है, वो भी हमारे साथ मेहमान होंगे जो आज आपको गाइड करेंगे। पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जी होंगे। लेकिन चलिए बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं। बाजार आज करीब 58 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। 25,227 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक दिन के निचले स्तरों से करीब 300 अंकों की रिकवरी यहां पर देखने को मिली और 56,635 के करीब निफ्टी बैंक बंद हुआ है। तो एक अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। लोअर लेवल से देखें तो ठीक ठाक रिकवरी की कोशिश बाजार में यहाँ पे थी। तो आज दबाव कहाँ बना? तो ट्रंप के उस बयान से कि वो चीन पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाएंगे, यानी कुल 130% आने वाले समय में ट्रंप चीन पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। नवंबर से 100% अतिरिक्त टैरिफ एप्लीकेबल होगी। हालांकि बातचीत का दौर भी चलेगा, कुछ बयानों में नरमी भी बाद में दिखी, लेकिन उसी का हैंगओवर पूरे ही बाजार में दिखा है और उससे घरेलू बाजार पर भी दबाव दिखा। आईटी शेयर्स आज भी दबाव में दिखे। पूरा इंडेक्स करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। दिग्गज आईटी कंपनियां इन्फोसिस, जहां पर काफ़ी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप आईटी कंपनियों पर भी दबाव रहा। पूरा इंडेक्स भी करीब 1% कमजोर रहा। आईटी के अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल 4 दिनों की गिरावट के बाद यहां पर बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स भी कमजोर हुआ और दिग्गज कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों पर भी आज के सत्र में मुनाफा वसूली दिखी। कंज्यूमर ड्यूरेबल के अलावा एफएमसीजी शेयर्स यहां पर भी अच्छी तेजी के बाद आज के सत्र में मुनाफा वसूली ही देखने को मिली है। इसके अलावा मेटल्स भी कमजोर थे। मेटल्स में हालांकि आखिरी घंटे में रिकवरी जरूर दिखी, लेकिन ज्यादातर काउंटर लाल निशान में ही बंद हुए हैं। आज सपोर्ट मिला था बैंकिंग से। बैंकिंग में भी खास करके सरकारी बैंकों से सपोर्ट ज्यादा था। एसबीआई में मजबूती दिखी। बाकी बैंक्स भी काफी लोअर लेवल पे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन प्राइवेट बैंकों से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। हल्की तेजी वहां पर भी देखने को मिली है। तो सरकारी बैंक आज ज्यादा मजबूत दिख रहे थे और वही एक सेक्टर था जहां से सपोर्ट मिला। लेकिन एक अच्छी बात थी आज के सत्र में कि मिड कैप शेयरों से भी सपोर्ट दिख रहा था। मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए, यानी जो अंडरलाइंग टोन है वो बाजार का बेहतर दिख रहा है। ये साफ संकेत दिख रहा है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर खरीदारी दिखती है, इसका मतलब यह है कि बाजार में जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर है, उनका कॉन्फिडेंस बरकरार दिख रहा है। चलिए अब हरीश जी को भी जोड़ते हैं। हरीश जुजारे हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। हरीश जी, सबसे पहले इंडेक्स लेवल पे आपका नजरिया जानेंगे, फिर दर्शकों के सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे। बताइए सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी, उनका जो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनके लिए कल के लिए क्या राय बन रही है सर? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। अगर देखें तो बिल्कुल आज मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने मिला हम लोगों को। सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत नीचे के स्थल पे इंडेक्स भी ऑलमोस्ट पिछल चुका था 100 पॉइंट्स नेगेटिव तक। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 25,050 के आसपास की इमीडिएट सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, ऊपर के जो रेजिस्टेंस जोन है, मुझे लग रहा है कि स्टिफ रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं, जहाँ पे 25,350 से लेकर 400 के बीच में है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे इमीडिएट बेसिस में वो रिटेस्ट कर सकता है निफ्टी इंडेक्स, जब तक 25,050 के ऊपर टिका हुआ है तो इंडेक्स के लिए। तो इंडेक्स में अभी भी थोड़ा तेजी एक्सपेक्ट करता हूँ। ऊपर नीचे लेवल से बाइंग देखने मिल सकता है आगे भी। तो जब तक 25,050 के ऊपर टिका हुआ है तो मेरा पॉजिटिव स्टैंस रहेगा निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बिल्कुल बैंक निफ्टी आज एक आउट परफॉर्म देखने मिला था। बिल्कुल थोड़ा वॉलेटिलिटी था, लेकिन जिस तरीके से एक पैटर्न का ब्रेकआउट है हेड एंड शोल्डर का, तो उसके चलते एक अप ट्रेंड जो है कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है। ऊपर के और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि 57,000 के आसपास है। तो उसके ऊपर निकला जाए तो वापस हम लोग 57,350 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोनों में। डिप्स गिरावट पे खरीदारी की राय दोनों ही इंडेक्स को लेकर आ रही है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। चलिए अब अपने दर्शकों को भी शामिल करते हैं, उनके एक सवालों को एक एक करके लेते हैं। प्रवीण हैं पहले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है। जियो फाइनेंस के इनके पास 301 शेयर है, 356 रुपए के भाव पे खरीद रखा है। और भारत डायनेमिक BEL ये है इनके पास 263 रुपए के भाव पर 208 स्टॉक। क्या करना चाहिए हरीश जी? जियो फाइनेंस को लेकर तो एक खबर भी है, इसकी सब्सिडियरी जियो पेमेंट्स को जो नेक्स्ट जनरेशन टोलिंग सर्विसेज है उसके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी उन्हें मिला है। इन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट जीता है फास्टैग इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। क्या लग रहा है सर, जियो फाइनेंशियल्स पर क्या राय है और BEL पे क्या राय है सर? विश्वमोहन जी, अगर देखा है तो देखिए पहले जियो फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में बिल्कुल एक क्लियर ब्रेकआउट है स्टॉक में। और मुझे लग रहा है कि रिसेंट
डिप से वापस रिकवरी होते हुए नजर आया। तो मुझे लगा कि 300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग 290 के अराउंड मेजरली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वहां पे मुझे लग रहा है कि वहां से रिकवरी देखने भी मिल रहा है। और ऊपर की ओर देखते हैं तो मुझे लगा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस जोन दिखाया है 320 के आसपास, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तेजी का ही है, और अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छा तेजी भी देखने मिल सकता है आगे भी। तो ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 335 से लेके 340 लेवल्स तक बिल्कुल देखने मिल सकता है। ओवरऑल अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। जिस तरीके से करेक्शन के बाद फिर से रिकवरी देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि जल्दी इसमें तेजी देखने मिल सकती है। लेकिन जो भी है शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मुझे लग रहा है कि 320 315 T20 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकल रहा है तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम फिर से लौट आएगा और वापस तेजी देखने मिल सकती है। तो तब तक के लिए मैं थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। लेकिन लंबी अवधि का नजरिया बिल्कुल बने रहना चाहिए। जो मैंने अभी जस्ट बताया कि 295 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जियो फाइनेंस के लिए। अगर दूसरी बात हम लोग बीडीएल, भारत डायनामिक लिमिटेड की बात करते हैं, देखिए लास्ट कुछ दिनों से फिनिक्स है डिफेंस सर। स्टॉक्स में। सर हरीश जी माफी चाहूंगा, बीडीएल नहीं बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 263 के भाव पे। बीईएल पे राय चाहिए सर। ओके, बिल्कुल। अगर बीईएल की बात करते हैं, देखा है तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन है, और डिफेंस स्टॉक्स में हमें देखा है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा था लास्ट 2-3 महीनों में। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बीईएल की बात करते हैं, बीईएल बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में लेवल पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस अभी भी जिस तरीके से दूसरे स्टॉक्स में गिरावट देखने मिल रहा था, बीईएल में उतना ज्यादा गिरावट भी देखने नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यह लगातार हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि 400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इमीडिएट बेस में है। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मेरे ओवरऑल तेजी कंटिन्यू रहेगी। अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, देखिए ऊपर की ओर प्रीवियस जो ऑल टाइम आया था 430 435 का लेवल, ये रेजिस्टेंस बिल्कुल बना रहेगा। वहां पे मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में उतना तक। अगर वो जो लेवल है अगर क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी सी तेजी भी आगे भी देखने मिल सकती है। हो सकता है कि मार्केट के रुझान की वजह से स्टॉक प्राइस में थोड़ा ज्यादा फास्ट अप मोमेंटम ना दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल तेजी है स्टॉक प्राइस में, बिल्कुल बने बने रहना चाहिए इन दोनों स्टॉक में, बीईएल और जियो फाइनेंस में। फाइनेंस और बीईएल दोनों में ही बने रहने की सलाह है। 290 के स्टॉप लॉस के साथ जियो फाइनेंस में बने रहने की सलाह है। महेश है अगले दर्शक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के 500 शेयर है इनके पास 309 रुपए के भाव पर। क्या लग रहा है आगे सर, लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर आपका नजरिया क्या है? लक्ष्मी ऑर्गेनिक देखिए प्राइस आज ऑलमोस्ट फ्लैट था। तो देखा जाए तो लास्ट कुछ दिनों से बाउंस बैक भी अब फिर से एक बार कंसोलेशन में जाते हुए नजर आ रही है। तो स्टॉक प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है रिसेंटली, और मुझे लग रहा है कि 195 के आसपास ही सपोर्ट से। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिल सकता है, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चरल रिवर्सल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओवरऑल देखा है तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन एक्सटेंड भी हो सकता है आगे भी। इमीडिएट सपोर्ट जैसे बताया 190 194 190 के आसपास ही है। जब तक इसके ऊपर है उसी के स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं, लेकिन इसके नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि वापस से स्टॉक प्राइस जो है एक डाउन ट्रेंड में देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में 190 के स्टॉक पर अभी फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए बने रह सकते हैं। ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करते हैं 220 के अराउंड रेजिस्टेंस है। लग रहा है कि 220 से लेकर 225 का रेंज निकलना जरूरी है, तब भी जाके हम मुझे एक बड़ा सा रैली देखने मिल सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन में रह सकता है, लेकिन जो भी है 190 के स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। 190 के नीचे फिसल रहा है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एग्जिट का भी सोच सकते हैं स्टॉक में। ओके, तो 190 के नीचे अगर फिसलता है तो एग्जिट का भी सोच सकते हैं। अभी फिलहाल बने रहने की सलाह है। अगले दर्शक हमारे साथ हितेंद्र हैं। एक्साइड के 411 शेयर्स हैं इनके पास, 488 रुपये 58 पैसे के भाव पर। 5500 सुजलॉन भी इन्होंने रखा है 63 रुपये 57 पैसे के भाव पर। 63 के आसपास सुजलॉन की खरीदारी है। एक्साइड का खरीद भाव है इनका 488 के पास। हरीश जी क्या करना चाहिए दोनों में ही, एक्साइड और सुजलॉन? विश्वमोहन जी, पहले अगर एक्साइड की बात करते हैं, देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज जो ऑटो एंसलरीज में है, बैटरी के पैक में काम करती है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि नीचे लेवल से एक बाइंग देखने मिल रहा है। स्टॉक प्राइस में थोड़ा मोमेंटम लैकिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीचे लेवल जैसे आता है स्टॉक प्राइस वहां से बाउंस बैक बिल्कुल देखने मिल रहा है। सो स्टॉक प्राइस में रिसेंट रैली में 200 डे जो एवरेज का सपोर्ट है उसके ऊपर ट्रेड होते नजर आ रहा है, जो कि है 380 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि 380 एक इमीडिएट सपोर्ट बन के रहेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा ग्रेजुअली अप ट्रेंड पकड़ते हुए नजर आ रहा है। तो कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस टाइम में स्टेडी अप ट्रेंड है, तो बने रहना चाहिए स्टॉक में। अगर शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो मुझे जैसे बताया 380 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड बने रह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए।
अगर लॉन्ग टर्म है तो बिल्कुल लग रहा है कि इसमें एक लॉन्ग टर्म भी होल्ड बने रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्ट स्ट्रक्चर रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है, ओवरऑल मुझे तेजी नजर आ रही है स्टॉक में। तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, वहाँ पे रेजिस्टेंस बने रहेंगे 435 के अराउंड। जब तक 435 है उसके ऊपर अगर निकलता है तो स्टॉक पर और थोड़ा पोटेंशियल देखने मिल सकता है 450 के आसपास भी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि तेजी का ही रुझान है शॉर्ट टर्म के लिए, प्लेयर्स के लिए बिल्कुल 380 का स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज में। अगर सुजलान की बात करते हैं, देखिए सुजलान में देखा है तो स्टॉक प्राइस ऊपर लेवल पे टिकने में मुश्किल हो रहा है और स्टॉक प्राइस बिल्कुल वहां से फिजल आउट होते हुए नजर आ रहा है मोमेंटम जो है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जो तेजी देखने मिल रही थी पहले, वो थोड़ा फिजल आउट हो रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेशन हो सकता है। और सपोर्ट्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल 50 के आसपास ही है, 50 के लेवल के आसपास ही है। जब तक 50 के ऊपर है तो होल्ड बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 50 के नीचे फिसलता है तो वापस इसका एक जो डाउन ट्रेंड है वो शुरू हो सकता है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है, जहाँ पे 46 और 42 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट बने दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल 50 के सपोर्ट के साथ बने रहना चाहिए। ऊपर की ओर भी रेजिस्टेंस की बात करते हैं 58 के आसपास ही है। तो उसके चलते मैं एक थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ 50 के स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं स्टॉक में। तो 50 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान रखिएगा, उसके साथ आप बने रहे। टेक्निकल नजरिया है सुजलॉन को लेकर। और एक्साइड 380 रुपए के एसएल के साथ बने रहने की सलाह हरीश जी की तरफ से आ रही है एक्साइड में, ये ध्यान रखिएगा लेवल्स का। शिवम है अगले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है। 23 शेयर्स हैं इनके पास दीपक फर्टिलाइजर के, 1584 1584 रुपए के भाव पर इनको ने खरीदा है। नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए हरीश जी? दीपक फर्टिलाइजर में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, 1485 के आसपास का भाव है अभी मार्केट प्राइस, 100 रुपए नीचे इनके खरीद भाव के बने रहे। अगर देखा है तो बिल्कुल ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जो है कि जो थोड़ा मोमेंटम बीच बीच में थोड़ा फिजल आउट होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे अभी बारिश का सीजन खत्म हो चुका है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है वापस से। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें अभी भी टेक्निकल भी देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। सपोर्ट्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि 1440 1450 के अराउंड ही है। तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए थोड़ा बने रहना चाहिए ये स्टॉक में। अप ट्रेंड दिखे की बात बिल्कुल अभी भी इंटैक्ट है। तो ओवरऑल लग रहा है कि बने रह सकते हैं स्टॉक में। तो और ऊपर की ओर की बात करें रेसिस्टेंस की, मुझे लग रहा है कि 1560 से लेकर 1650 के आसपास है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें बने रहना सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के, लेकिन स्टॉप लॉस जो भी है मेंटेन करना चाहिए 1440 का, और बने रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो बने रहने के लिए सलाह आपको दीपक फर्टिलाइजर में भी आ रही है। अगले दर्शक है रमेश हैं, बीईएमएल के 47 शेयर्स हैं इनके पास, 4647 के भाव पे। क्या करना चाहिए सर? बीईएमएल क्या राय है? विश्वमोहन जी, अगर देखा जाए तो डिफेंस में भी ये स्टॉक आता है और कैपिटल गुड्स में भी हम लोग मान के चल सकते हैं। जिस तरीके से स्टॉक में एक कंसोलिडेशन में है, ऊपर के और रेसिस्टेंस की पहले बात कर लेते हैं, जहाँ पे 4650 से लेके 680 के आसपास रेंज में एक रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लग रहा है कि इसी रेंज के आसपास आते ही स्टॉक प्राइस में वो अप ट्रेंड जो फिजल आउट होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बन के रहेगा, इसके ऊपर ही मुझे लग रहा है कि एक बड़ी सी तेजी देखने मिल सकती है। सपोर्ट की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 4000 के आसपास ही एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है कंसोलिडेशन में अभी भी रह सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। मेजर ट्रेंड इसमें अभी तक क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन एक्सटेंड हो सकता है। अगर इनका लंबा अवधि का रुझान है तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल अभी भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो भी है मुझे लग रहा है कि 4650 के ऊपर ही मुझे लग रहा है कि इसमें तेजी देखने मिल सकती है बीईएमएल में। ओके, तो होल्ड करने की सलाह बीईएमएल के लिए भी आ रही है। अगले दर्शक है हमारे साथ राहुल हैं, 200 आईआरएफसी के इनके पास शेयर्स हैं, 136 रुपए खरीद भाव है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी। क्या करना चाहिए हरीश जी यहाँ पर? विश्वमोहन जी, कुछ स्टॉक्स जहां पे देखा जाए तो बिल्कुल रेलवे में भी एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। उसमें आईआरएफसी बात करते हैं तो आईआरएफसी भी सेम चीज कंसोलिडेशन में मूव होते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट 120 के आसपास है, उसके नीचे देखते हैं तो 116 का नेक्स्ट सपोर्ट है। तो अभी तक फिलहाल यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम मिसिंग है, तो हो सकता है कि और थोड़ा कंसोलिडेशन में ही रहेगा। अगर इनको स्टॉक प्राइस में अगर लंबी अवधि के लिए बने रहना है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ नेगेटिव स्टैंस दिखाई नहीं दे रहा है स्टॉक प्राइस में। तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन में और कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन वीकनेस तो बिल्कुल वहाँ पे अभी तक फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। तो 120 और 116 के नीचे ही मुझे लग रहा है कि इसमें वीकनेस एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा। ऊपर के और 200
डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस 132 के आसपास है। उसके ऊपर अगर निकल जाते हैं, एक शॉर्ट टर्म बाउंस देखने मिल सकता है 140 145 लेवल्स तक। तो उस लेवल से आता है तो मुझे लग रहा है कि उनको फिर से रिविजिट कर सकते हैं स्टॉक में। तो फिलहाल के लिए 120 का ही स्टॉक के साथ वो बने रह सकते हैं IRFC में। तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं जब तक 116 120 के नीचे नहीं फिसलता है। यहाँ पे कोई मेजर वीकनेस इनको नहीं दिख रही है, तो आप यहाँ पे बने रहने की सलाह है। अगले दर्शक हमारे साथ है अशरफ हैं। गोदरेज फिलिप्स के 30 शेयर्स है 333 रुपए के भाव पर। हरीश जी क्या करना चाहिए यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप्स? विश्वमोहन जी देखिए, हमने लास्ट कुछ दिनों से तो एक बहुत वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने मिल रहा था गॉडफ्रे फिलिप्स में। अगर देखा जाए तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट इंट्राडे में ही ऑलमोस्ट 10-15% का बाउंस देखने मिल रहा था। फिलहाल के थोड़ा कंसोलिडेशन में है, उसके चलते मोमेंटम भी फिजल आउट हुआ है। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 3100 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तो मुझे लग रहा है कि कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन 3100 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपर की ओर देखा है तो 3600 से लेके 750 के आसपास रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि फिलहाल एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक। लेकिन इस प्राइमरी ट्रेंड की बात करते हैं, प्राइमरी ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन 3100 के नीचे अगर फिसलता है तो तब जाके मुझे लग रहा है कि इसमें एक करेक्टिव मूव देखने मिल सकता है, जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट्स बनेंगे 2750 के अराउंड। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 3100 के स्टॉक सिक्स स्टॉप के साथ मेंटेन कर सकते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स में। 3100 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हो। ये लंबी अवधि के निवेशक लग रहे हैं, क्योंकि जिस भाव पर इन्होंने गॉडफ्रे फिलिप्स को खरीदा है 333 रुपए का भाव है, और अभी देखिए हाल की गिरावट के बाद भी 3300 के करीब है। तो 10 गुना के आसपास इनके दाम से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगले दर्शक हमारे साथ भूपेश हैं। विप्रो के 100 शेयर्स हैं इनके पास 311 के भाव पर। हरीश जी क्या करना चाहिए विप्रो में? विश्वमान जी, पहले हम लोग आईटी की बात करते हैं। देखिए, आईटी में अभी भी मेरा स्टैंस जो है थोड़ा कॉशियस ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल इवेंट्स देखने मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ आईटी में रहना चाहिए। और स्पेशली विप्रो की बात करते हैं, विप्रो में देखा जाए तो बिल्कुल थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस बिल्कुल देखने मिल रहा था कुछ दिनों से, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो है कंसोलिडेशन में है मार्केट में। और 235 230 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है विप्रो में। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, मैं बिल्कुल होल्ड रखूंगा मेरा पोजीशंस अगर लॉन्ग है तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन में रह सकता है और बड़ा। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, तो उसके चलते थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन 230 के स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए विप्रो में। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म का इनका अगर नजरिया है तो बिल्कुल मुझे वहाँ पे कुछ स्टॉक प्राइस और कंपनी के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल इवेंट्स नजर आते हैं, उसके चलते मैं थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहता हूँ विप्रो में। तो विप्रो को लेकर ये राय बन रही है। सुरेश हैं अगले दर्शक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 450 शेयर्स हैं इनके पास, 50 रुपए की खरीद भाव है। हरीश जी यहाँ पर क्या राय है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में? मुझे हमने लास्ट कुछ दिनों से देख रहे हैं कि इस पे छोटे जो जो स्मॉल छोटे बैंक है वहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है। और इवन अगर देखा जाए तो PSU बैंक्स में भी एक मोमेंटम देखने मिल रहा है, कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो। मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी ऑलमोस्ट इसी के रडार पे है। मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस के आसपास है स्टॉक प्राइस, जो कि इमीडिएट बेसिस में देखा जाए तो 58 के अराउंड है, 58 से 59 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि जो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन बन चुका है स्टॉक में, लेकिन ब्रेकआउट की तैयारी अभी तक बन रही है। मुझे लग रहा है इसका जो कंफर्मेशन है 59 के ऊपर आएगा। अगर इसके ऊपर निकले तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली देखने मिल सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि एक बार 59 का लेवल टूटता है तो ऊपर की ओर 65 और 68 के आसपास भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। वहाँ पे एक रिवर्सल बिल्कुल देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा टाइम बने रहना चाहिए। जो भी है लेवल 59 के आसपास का ध्यान रहना चाहिए। तो 59 मुझे लग रहा है कि क्रॉस करता है तो एक अच्छा रैली देखने मिल सकता है। सपोर्ट्स की बात करते हैं, नीचे में 53 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बने रहना चाहिए, लेकिन 59 का लेवल को वॉच करना चाहिए कॉशियसली। अगर 59 का लेवल टूटता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा रैली देखने मिल सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। 59 एक अहम रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तो एक बड़ी तेजी आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिख सकती है। अगले दर्शक है पिंटू है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE के 50 शेयर से इनके पास 2500 के भाव पे। हरीश जी बहुत अच्छी रैली दिखी है अक्टूबर में। आप 2 अक्टूबर से देखें तो 500 रुपए के आसपास दाम बढ़ चुके हैं BSE के, और यहाँ पर स्टीम बची है और आपको तेजी लग रही है BSE में?
बिल्कुल। अगर देखिए बीएससी की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमने जब भी स्टॉक प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के थोड़ा बहुत आसपास है, उसके नीचे पिछला है, वहां से एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था। लास्ट हिस्टोरिकली देखते हैं तो 2024 में हो, 2025 मार्च में भी हो, तो फिलहाल भी सेम सेटअप बन रहा है। इस बार भी 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुके हैं, और हम लोग जो बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर, 50 डे मूविंग एवरेज को, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज को वो भी क्रॉस ओवर दे चुका है। तो ओवरऑल क्लियरली यहाँ पे एक बुलिश स्टैंस दिखाई दे रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग इनके बिल्कुल अच्छे लेवल्स पे है। मुझे लग रहा है कि बने रहना चाहिए यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी अगर ऊपर के वो टारगेट्स देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि 2750 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकल जाए तो जो प्रीवियस ऑल टाइम आया था 3000 के लेवल तक, तो वहां तक भी देखने मिल सकता है एक पोजिशनल बेसिस में। तो लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए बीएससी में। अगर उनको अगर कुछ डिप्स मिलता है तो वहां पे भी ऐड फिर से फर्दर ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे 2350 के अराउंड भी अगर डिप मिलता है तो वहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं और थोड़ा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बीएससी में एक अच्छा, एक पॉजिटिव स्टैंस दिखाई दे रहा है, तो बने रहने की रिकमेंडेशन रहेगी बीएससी में। है अगले दर्शक, कोल इंडिया के 397 शेयर है 400 के भाव पे। कोल इंडिया क्या करना चाहिए हरीश जी? अगर देखिए पीएसयू स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। इवन कोल इंडिया की बात करते हैं, देखिए लास्ट कुछ टाइम के बाद हमने ऑलमोस्ट 2024 के बाद एक लगातार डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है, उसके बाद एक बड़ा सा कंसोलिडेशन में है स्टॉक। मुझे लग रहा है कि ये फिलहाल कंसोलिडेशन में रह सकता है, ऐसा कुछ मेजर रिवर्सल अभी तक फिलहाल स्टॉक में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इनका बाइंग मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म है तो उनको यहाँ पे चाहे तो निकल के दूसरा स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, कि मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन आगे भी एक्सटेंड हो सकता है और थोड़ा, क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेशन लंबे टाइम से नजरिए से चल रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 370 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है, ऊपर के और रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो 400 के करीबन ही है। तो मुझे लग रहा है कि इसी रेंज में एक ट्रेड होता हुआ नजर आया हो सकता है कुछ टाइम के लिए। अगर इनका शॉर्ट टर्म नजर आया तो बिल्कुल यहाँ पे एक बार इनको एग्जिट चाहे तो वो कर सकते हैं, वापस एक अच्छे स्टॉक में एंट्री करने के लिए कोशिश कर सकते हैं कोल इंडिया से। तो कंसोलिडेशन का दौर हो सकता है कि लंबा चले, तो टाइम करेक्शन में भी जाए, ये भी हो सकता है। तो आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं, ये सलाह है अगर बहुत लंबी अवधि के निवेशक नहीं है तो। चलिए, वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट का, वीआईपी शेयर जानने का। बताइए हरीश जी, वीआईपी स्टॉक के तौर पर क्या लेकर आए हैं आज आप? बिल्कुल। अगर देखा जाए तो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है लास्ट 2 दिन से। मुझे लग रहा है कि उसी में से एक है सीडीएसएल में देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन स्टॉक प्राइस वापस एक ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है सीडीएसएल में, जहाँ पे ऊपर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 1700 का टारगेट्स के लिए बाइंग करना चाहिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1580 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई स्टॉक कार्ड में देखा जाए तो एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहां पे भी मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद एक मोमेंटम फिर से रिविजिट हो रहा है। तो उसके चलते मैं बाइंग रिकमेंडेशन दूंगा एसबीआई कार्ड्स में भी। और ऊपर के वो टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं 960 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 898 का एसबीआई कार्ड्स में। ये स्टॉक्स आपके लिए वीआईपी के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि कौन से स्टॉक्स वीआईपी में, साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिए। चलिए, कल की तैयारी को यहीं समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।